सिस्टमेटिक वे में हम प्रोड्यूस करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं, ट्रेडिशनल वे है ऐसे लिखने का, उसमें ना जाते हुए उसने ऐसे को एज अ लॉन्ग या वेरी लॉन्ग आंसर के जैसे। अगर अब इसमें आगे हम बढ़ेंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन, अब सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन से ही चालू करेंगे, वी विल गेट गुड मार्क्स। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। वेलकम एस्पिरेंट, क्योंकि देखिए टू द न्यू सेशन ऑफ शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट। टुडे वी विल बी कवरिंग द ऐसे पार्ट विच कवर्स द मेंस क्वेश्चन पेपर 2. First of all, we will start with what is an essay and what is its importance. Essay in English means a composition or a study, write-up which covers the analytical part, thoughts and arguments of an individual regarding that topic. In Hindi, we can see that it is called as Nibandh. Nibandh means a portion of writing which is without any traditional bandhan. ये ऐसा जनरली इसलिए किया जाता है कि जब एक पर्सन अपने थॉट्स को प्रोसेस करके लिखता है तो उसे बिना किसी बंधन के वो एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में पूरी तरीके से और पूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर सके। सेकंड पार्ट ये रहती है लोगों के मन में कि इसका वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए। तो वर्ड लिमिट एज सच अगर एक ट्रेडिशनल ऐसे की बात की जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि 500 या 1000 वर्ड ही रहेगी। ये 500 वर्ड से चालू होकर 1000 वर्ड, 2000 वर्ड्स एंड इवन it can go up to 5000 words. In various exams conducted in India, the word limit of essay writing is approximately 5000 words. So let's not go there. We will move to our next part, that what will be the knowledge part or the thoughtful thinking involved in the writing of a good essay. Second portion we will covering ki if we are writing the essay, what should involve in a good essay. Essay not only appears to have been checking our knowledge, fact, figures about a topic, but it also checks how we are presenting this topic. In my opinion, essay checks more of the way we are presenting it than what we are presenting it. Generally, essay are considered as the very good way and very old way of propagating or generating or dissemination of knowledge about a particular topic. In older times, when social media and print media or digital media is not very common that much, people used to disseminate their knowledge through compilation of such essays. It may include the analytical part, arguments, facts and figures, data to show one's representation of his skills in favor or against of any topic. So now question comes to what is the importance of essays in competitive exam. हम सब ने देखा होगा कि हम बचपन से ही स्कूल में थे, तब भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट UPSC हो चाहे स्टेट सर्विसेज के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, मेंस वाले पोर्शन में ऐसे एक बहुत बड़ा पार्ट क्रिएट करता है। बात यह है इस चीज़ को इंक्लूड करने के लिए जो कारण है सबसे बड़ा, वो मेरी नज़र में ये है कि आपका माइंडसेट, लॉजिकल थिंकिंग, एटीट्यूड और वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसे, ये जिसे हम हिंदी में कहते हैं निबंध। ये ना सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता या तर्क कौशलता को परीक्षण करता है, बल्कि हमें ये भी बताता है कि उस एस्पिरेंट का एटीट्यूड क्या है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक मत है कि सिर्फ ऐसे के पेपर से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि उस एस्पिरेंट के दिमाग में एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके क्या चल रहा है। अब इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये है कि क्रोनोलॉजिकल फ्लो ऑफ थॉट जब सिस्टमेटिक वे में हम प्रोड्यूस करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं, वो हमारी एक एटीट्यूड और माइंडसेट को दर्शाता है। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसे हम पूरा याद करके नहीं जा सकते, जैसे हम बाकी पेपर्स में चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिलॉसफी हो या कोई भी, इसमें हम एक प्रॉपर वे में जाके याद कर सकते हैं। पर ऐसे एक ऐसा पार्ट नहीं है जिसको हम पूरा याद करके जा सकें। हमें देन एंड देयर वहाँ उस पॉइंट पे ही टॉपिक को सेलेक्ट करना पड़ता है और टॉपिक के अनुसार ही आंसर लिखना पड़ता है। तो जब वो एक पूरा आंसर ऐसे का क्रिएट होता है, वो हमारे इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पर्सनैलिटी इन दैट 4-5,000 वर्ड्स। हाउ मच वर्ड्स इज़ देयर इन द वर्ड लिमिट। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि सिचुएशन अलग अलग अराइज हो सकती हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो एक सिविल सर्वेंट के सामने उसकी नौकरी के दौरान भी और आउटसाइड हिज सर्विस ऑल्सो इन हिज डे टू डे लाइफ,
ही और शी में फेस सच सर्कमस्टांसेस, वहाँ आपको डिसीजन लेना देन एंड देयर ऑन द स्पॉट, जिसको हम डिसीजन लेना कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब ये ज़रूरी हो जाता है तो एक ऐसा पोर्शन है हमारे मेंस के एग्ज़ाम पे जो ये हमको दर्शाता है कि हम कितने सही थे या कितने गलत थे। दूसरे नंबर पे ये बात आ जाती है कि जब हम एसेस की बात करते हैं तो अब हम ऐसे CGPSC के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जो हमारा मेजर पोर्शन रहेगा आज के इस सेशन का, कि CGPSC में ऐसे की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या वेटेज है। मार्क्स के हिसाब से अगर बात करें एस्पिरेंट्स हम, तो मार्क्स तो इसका बाकी पेपर्स के तुलना में बराबर ही है। बाकी पेपर्स भी 200 मार्क्स के हैं, ये पेपर भी 200 मार्क्स का है। प्रॉब्लम इसके साथ बस ये है कि बाकी पेपर में आपके पास छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, मैक्सिमम होता है 15 मार्क्स। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमको 200 मार्क्स के लिए 4 एसेज लिखना है, मीन्स 1 ऐसे कैरीज 50 मार्क्स। तो जब हम लिखते हैं इन चीज़ों को तो ये एक लॉन्ग या वेरी लॉन्ग आंसर के तरीके से हमको लेना चाहिए। एक्चुअली CGPSC में पैटर्न और सिलेबस बदलने के बाद से जो अभी सिचुएशन है वो ये है कि CGPSC जो ट्रेडिशनल वे है ऐसे लिखने का, उस पे ना जाते हुए उसने ऐसे को एज अ लॉन्ग या वेरी लॉन्ग आंसर के जैसे ट्रीट किया है, या आजकल जैसा फैशन में हम कह सकते हैं अल्ट्रा प्रो लॉन्ग मैक्स। तो उससे दूसरी चीज़ ये है कि ये हम इसको एक मोर ऑफ अ लॉन्ग आंसर के जैसे ट्रीट करें तो हम ज़्यादा मार्क फैच कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है कि आप अगर सिलेबस देखेंगे तो उसमें मेंस में साफ साफ लिखा हुआ है फैक्ट्स फिगर्स शुड इंक्लूड फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब अगर फैक्ट और फिगर हम इंक्लूड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मेंस के जो आंसर राइटिंग रहते हैं या ट्रेडिशनल वे ऑफ ऐसे के जो आंसर राइटिंग रहते हैं वो हमको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अब जब ऐसे हम छोड़ के जनरली, क्योंकि ऐसे को लिखने के लिए पैराग्राफ में लिखने की नसीहत दी जाती है। आप जो बड़े एसेसिस्ट होंगे या बड़े विद्वान जन हैं उनसे बात करेंगे तो वो हमेशा कहेंगे नहीं, ऐसे पैराग्राफ फॉर्म्स में लिखा जाता है। जनरली क्या है, पॉइंट वाइज या चार्ट वाइज ये सब बनाने को इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता है ऐसे में। पर CGPSC में जो हमारा अब बदला हुआ पैटर्न है या बदली हुई वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट इसकी मात्र 750 वर्ड्स है, ओनली 750 वर्ड्स। 750 वर्ड्स में आप वाइंडिंग, अनवाइंडिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये अगर आप पूरे सेंटेंस या पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिखने जाएंगे तो पहली बात तो बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाएंगे, और अगर छूटेंगे भी नहीं तो ये बड़ा एक क्लमजी सा, क्लटरी सा दिखेगा। आपके वहाँ थॉटफुली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे हम। तो इसलिए मेरा विचार ये है कि इसको हम पॉइंट्स के पोर्शन में कवर किया जाए। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि वी शुड राइट इट इन अ मिक्स ऑफ पॉइंट्स एंड पैराग्राफ फॉर्म्स। पॉइंट्स में हम फैक्ट और फिगर समझाएं, और जो हमारे थॉट हैं कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट इज़ आवर एटीट्यूड टुवर्ड दिस, या क्या होना चाहिए, तो स्पेशली हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को कोशिश करें कि हम पैराग्राफ के फॉर्म में लिखें। थर्ड नंबर पे आ जाएं कि देखिए, कोई भी जब हम टॉपिक एज सुन एज वी स्टडी इट और एज सुन एज वी रीड दैट टॉपिक, क्योंकि 4 टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, टोटल 8 टॉपिक रहेंगे, इंडिया के 2, छत्तीसगढ़ के 2। तो जब हम कंटिन्यूस कोई टॉपिक देखते हैं तो उसमें कंटिन्यूस हमारे दिमाग में, क्योंकि एक्चुअली क्या है, देखिए हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलॉसफी और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ के जाते हैं। तो जब हम वहाँ एग्ज़ाम में बैठते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर राइटिंग मेंस, इट मस्ट बी क्लियर दैट यू आर वेरी गुड एट प्री। तो हमारा एक बेसिक जो नॉलेज की जो ब्रेड्थ बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं, वो काफ़ी है, अलॉन्ग विद द डेप्थ ऑफ इट। तो जैसे ही हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे उससे रिलेटेड। वो हमारी कोई कहानी की किताब का भी हो सकता है, वो किसी की कोई पुरानी बात से भी लिखा हुआ हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ पढ़ाई है उससे रिलेटेड हो। पुराने एस्पिरेंट्स कोई सेलेक्टेड होंगे, उनसे बात की हैं, उनका कोई अनुभव हो सकता है। तो ये जब आता है और ये सब दिमाग में हमारे एक साथ टकराता है तो काफ़ी सारे थॉट्स हमारे मन में आते हैं। हमको ये सेलेक्ट करना है कि किसको लिखना है, किसको नहीं लिखना है। हम अभी जब एक आगे चल के एक एग्जांपल लेंगे तब मैं आपको और समझाऊंगा कि कैसे उसको कर्टेल करें और कैसे चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 750 वर्ड्स में अगर आपको ऐसे लिखना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो कोई टॉपिक, जैसे आप देखिए कोई सरल टॉपिक जिसको हम बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज या वुमेन एम्पावरमेंट या एनवायरमेंटल से रिलेटेड कोई टॉपिक रहेगा जब, तो ऐसा नहीं है। देखिए एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक में क्लास 5th का बच्चा भी लिख सकता है, 10th का भी लिख सकता है, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला भी लिखेगा और एक PhD स्टूडेंट भी लिखेगा। PhD
स्टूडेंट के पास नो डाउट बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होंगे कोई भी चीज़ लिखने के लिए, पर वो 750 वर्ड्स में नहीं लिख सकता। इसलिए हमको ये क्राइटेरिया, एक ग्रेडेशन बनाना पड़ेगा कि हम क्या क्या लिखना चाहते हैं और क्या क्या छोड़ना चाहते हैं। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल से समझेंगे। दूसरी चीज़ मैं जो है बनाना चाह रहा था, फैक्ट और फिगर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है CGPSC। अब फैक्ट और फिगर को जब ये इंपॉर्टेंस देता है तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको एक रेफरेंस या कंपैरिजन वाले में हमेशा फैक्ट और फिगर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ राम श्याम से बड़ा है और सेकंड सेंटेंस में मैं कहूँ राम श्याम से 3 साल बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि आप ये जो सेकंड सेंटेंस है कि राम श्याम से 3 साल बड़ा है, इसमें आप ज़्यादा मार्क्स देंगे मुझे। एस्पिरेंट्स जो चेकर हैं, जो हमारे कॉपीज़ चेक करेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, उनको चाहिए ईजी वे में, ईजी इन ईजी आउट। उनको ये लाइन पढ़ते साथ ही समझ आ जाना चाहिए कि हाँ, जो ये कैंडिडेट लिखा है इसको पता है। अगर उसके मन में कोई भी शंका रहेगी या कोई भी डाउट रहेगा कि नहीं आगे और पढ़ते हैं, आगे और पढ़ते हैं, ये जनरली देखा गया है कि ये मार्क्स कम करने का काम कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डेटा को यूज़ तो करना ही है, पर इस वे में यूज़ करना है कि वो हमेशा कोई रेफरेंस, कोई कंपैरिजन के साथ लें। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है, तो व्हेन वी से अबाउट क्लाइमेट चेंज की लॉन्ग टर्म एवरेज से रेनफॉल कहीं बढ़ी है, कहीं कम हुई है, एक सेंटेंस ये हो गया। सेकंड सेंटेंस में अगर हम लिखते हैं ये इसी का सब्स्टिट्यूट, लॉन्ग टर्म एवरेज में छत्तीसगढ़ में 3 इंचेस रेनफॉल इंक्रीज़ हुई है या 2 इंचेस डिक्रीज़ हुई है। आप भी समझ सकते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड पॉइंट में जिसमें हम डेटा से कंपेयर कर रहे हैं, दैट विल फेच अस मोर मार्क। तो दूसरे नंबर पे बात ये आई। तीसरे नंबर पे मैं बताना चाहूँगा कि इंट्रो और कंक्लूजन को कोशिश करें कि हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखें, अनटिल एंड अनलेस आपके पास समय की बहुत कमी नहीं हो। एक्चुअली क्या होता है, कई बार ये स्पेशली फर्स्ट टाइम जो मेंस देते रहते हैं उनके साथ ये चीज़ देखी गई है कि आप लिखना तो चालू करते हैं, आपको पता है कि भाई मेरे पास इतना समय है, 3 आवर्स हैं और मेरे पास 4 ऐसे लिखना है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इतना समय दूंगा। पर ज़रूरी नहीं है कि वो चारों के चारों टॉपिक में हमको सेम कमांड ऑफ नॉलेज हो, सेम कमांड ऑन आवर लैंग्वेज हो। तो उसके कारण क्या होता है, कई बार हम जो टॉपिक ज़्यादा जानते हैं जिसके बारे में चारों में से, उसको हम बहुत लंबा खींच लेते हैं और आखिरी में ये होता है कि हमको लास्ट वाला या जो 4th टॉपिक हमने छोड़ के रखा है उसके लिए हमारे पास मुश्किल से 15, 20, 25 मिनट्स रह जाते हैं। तो अगर वो कंडीशन है तो मैं लिखूंगा, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कुछ नहीं से कुछ तो भला है, तो चलिए ठीक है, आप उस कंडीशन में पैराग्राफ फॉर्म्स में ना जाइए, आप सिंपल पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, पर उसमें भी मार्क्स तो कटेंगे आपके। पर यह है कि भाई हम अगर पूरा छोड़ के आएंगे तो 0 मिलेगा, और अगर कुछ लिख के आएंगे तो चलिए 10, 20, 15, 25 जो मिल जाए 50 में, तो दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। दूसरे नंबर पे मैं ये बोलना चाहूँगा इसमें कि आप हमेशा अपने जो थॉट्स रहेंगे उनको सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करने की कोशिश तो करेंगे ही, उसके साथ ये भी देखें कि आप जो बॉडी लिखे हैं और इंट्रोडक्शन, उसके पहले सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। कोई भी ऐसे का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, उसके ये तीनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, देन यू हैव रिटन द बॉडी एंड देन एट लास्ट यू हैव रिटन द कंक्लूजन। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर दिखनी चाहिए आपके साथ कि इनके बीच में कोई लिंक है। वो हम नेक्स्ट जब डिस्कस करेंगे, अभी जो लेटेस्ट हमारे CGPSC में मेंस जो जुलाई में कंडक्ट हुए हैं, जून में एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इसको लिंक कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ जो इसमें बताने की है वो ये है कि अगर आप लॉन्ग आंसर के जैसे इसको लिख रहे हैं तो यू शुड बी ट्रीटिंग इज एट वेज वेल। आप जब लॉन्ग आंसर या बहुत लंबा आंसर लिख रहे हैं तो CGPSC में अगर आप देखेंगे तो 15 मार्क्स का आंसर सबसे लंबा रहता है, उसके और इसके वर्ड लिमिट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर प्रोपोर्शनली आप मार्क्स के हिसाब से बात करेंगे, ये 50 मार्क्स का है, वो 15 मार्क्स का है, तो क्या ये उससे 3 गुना है? नहीं है भाई। अगर 15 मार्क्स के लिए आप 250 वर्ड्स लिख रहे हैं तो 50 मार्क्स में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 900 वर्ड्स रहना चाहिए, पर ये उससे 750 वर्ड्स में है। और वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर दैट 750 वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अप्रॉक्स 750 ही लिखना है, या एग्जैक्टली 740 से 760 के बीच ही होना चाहिए। ये 700 से 800, 825 तक भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बात एस्पिरेंट्स ध्यान रखिए, नोबडी इज़ देयर टू चेक और एंड काउंट योर ईच वर्ड।
कोई बैठ के वहाँ पे आपके एक एक वर्ड को चेक नहीं करेगा कि ये 800 वर्ड का हो गया, ये 850 वर्ड का हो गया। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, बट यू शुड वरी अबाउट दैट कि बहुत ज़्यादा ओवर रीच ना करे, क्योंकि इसके दो कारण मैं बोलूँगा। पहली बात तो जो चेकर है उसको ये देखिए, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो ना पहली बार चेक कर रहा है ना पहली कॉपी चेक कर रहा है, उसको पता है कि इतने पेजेस में करीब इतने वर्ड्स हो चुके हैं। सेकंड नंबर की थिंग ये है कि अगर आप ओवर रीच करेंगे तो ना सिर्फ आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी स्पेस भी बर्बाद करेंगे। स्पेस तो वहाँ पे पर्टिकुलर बनी हुई है, पर अगर आप अपने टाइम बर्बाद करेंगे तो वो 3 घंटे में आपके जो बाकी 3 टॉपिक रहेंगे वो आपको हैम्पर कर सकते हैं और ये आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट करेगा फिर। तो अब हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये और किस तरीके से हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अभी जैसे ये जो जून में मेंस हुआ है उसमें एक ये इंडिया वाले पोर्शन में था ऐसे, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये देखिए ऐसा टॉपिक है, आप जो भी एस्पिरेंट्स हैं ये आपने सबने सुना तो ज़रूर होगा, प्लस आप ये ज़रूर देखते होंगे, ये बहुत न्यूज़ में भी आ चुका है, पॉलिटिकली भी बहुत चार्ज्ड टॉपिक रहा है। काफ़ी लोग इसमें मोटिवेट होके एक पर्टिकुलर थॉट ग्रुप या एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के कारण उसको आगे करते हैं। तो पहली बात तो ये रखना है कि मैंने जानबूझ के टॉपिक इसलिए लिखा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकली चार्ज टॉपिक था। इसमें क्या होता है, जब भी हम ऐसे लिखते हैं वी शुड कीप आवर ऑल द बाइसेस, ऑल द आइडियोलॉजी व्हाट वी फॉलो। देखिए आप फॉलो करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड नॉट बी टेलिंग एवरीवन ना कि हम ये आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए आपके ऐसे में पढ़ के कहीं तक ये नहीं समझ आना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर पार्टी को या एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। सॉरी। अगर अब इसमें आगे हम बढ़ेंगे तो 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन से ही चालू करेंगे। इंट्रोडक्शन में अब देखिए आपके पास टोटल 750 वर्ड्स है। अगर 750 वर्ड्स है तो इसमें हमको 3 पार्ट्स में कवर करना है इसे। मेरा ये कहना है कि इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी मोर देन 75 वर्ड्स, और व्हाट वी कैन से दैट 10% ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ऐसे। तो टोटल लेंथ 750 वर्ड्स है, 10% इसका करीब 75 वर्ड्स ले लीजिए। 10-15 वर्ड्स हियर एंड देयर हमेशा हो सकता है, वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 75 मतलब 75 ही हो सकता है, वो 60-65 भी हो सकता है, 85-90 तक भी जा सकता है। पर मेरा ये बोलना है कि जब भी हम ऐसे कोई भी चालू करते हैं लिखना, उसका इंट्रोडक्शन हो चाहे कंक्लूजन हो, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसका लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी वर्ड लिमिट कितना है, ये डिपेंड करेगा पहले तो कि वो टॉपिक कौन सा है, और बात नंबर 2 वो हमारा उस टॉपिक पे नॉलेज कितना है। कई बार ये होता है कि कोई किसी एस्पिरेंट का नॉलेज किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज़्यादा है। कोई एस्पिरेंट है मान लीजिए ए, उसका नॉलेज कोई एनवायरनमेंट वाले जो एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। कोई एस्पिरेंट है बी, उसका नॉलेज किसी सोशल इशू वाले अब हमारे जो ऐसे आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का इंट्रो करीब करीब बराबर ही रहेगा, वो ज़्यादा और कम बिल्कुल हो सकता है। पर बात फिर वहीं पे आके रुकती है कि हम कितने अच्छे से वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जो मैंने पहले कहा कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन कितना अच्छा हो सकता है हमारा, कितने अच्छे से हम किसी टॉपिक को समझा सकते हैं। अब जैसे ये एक 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये बहुत, अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है। अगर हम इसमें से अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हमारे अपने बायसेस, हमारे अपने जो पूर्वाग्रह जिसको हम कहते हैं, अगर ये निकाल दें तो ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। अगर आप देखेंगे कि अगर आपने ये सब चीज़ों को अपने निकाल दिया है बाहर, तो आप सिंपल एक चालू कर सकते हैं इससे, व्हाट इज़ इट। आपको कोई ज़रूरत नहीं है 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये बीजेपी का है, ये फलानी दूसरी पार्टी का है, ये किसी और पार्टी का है, या पहले भी हुआ था। आपको एक बेसिक बताना यहाँ पर इंट्रोडक्शन बेस जो अच्छा हो सकता है मेरे हिसाब से, कि ये क्या है। एक बात और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे मैं, आप में से कोई भी ये अगर चाहेगा कि ऐसा ही इंट्रोडक्शन होना चाहिए तो नो। इंट्रोडक्शन देखिए कैसा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको उसको अपने आगे बॉडी में और कंक्लूजन में अगर आप उसको बहुत अच्छे से डिफेंड कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स तर्क करके उसको आप बता पा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई आप कौन सा स्टैंड लें। आप इसके जैसे ये है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोग इसके फेवर में होंगे, कुछ कहेंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, हम इसमें सिर्फ ये कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन में हम ये बताएं कि ये है क्या। तो अब सिंपल सी बात है कि भाई ये है क्या। तो बेसिक अगर हम कहें तो 60, 70, 80 वर्ड्स में हम ये लिखेंगे कि जितने लोकसभा विधानसभाएं हैं वो प्लस लोकसभा, इनके इलेक्शन एक साथ करवाने की बात है। इसमें कुछ लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट अगर जिनको पता है वो बिल्कुल जोड़ सकते हैं कि 1952 में हमारे देश में पहली बार लोकसभा इलेक्शन हुआ था। पूरे स्टेट्स के जो उस समय थे नंबर ऑफ स्टेट्स, उसके विधानसभा के इलेक्शन भी साथ में हुए थे और 1967 तक ये ऐसा होते रहा। फिर उसके बाद कुछ सरकारें बनी, कुछ को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस कर दिया गया और भी बहुत सारी बातें हैं। तो उसके कारण ये जो एक साइकिल था वो बिगड़ गया और आज बिगड़ते बिगड़ते ये एक ऐसी इशू बन चुकी है कि ये काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम बन गई है। वो हम आगे बॉडी में डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसे ये यहाँ पे समझाया कि व्हाट इज़ इट, ये हमारा इंट्रो पार्ट कवर कर लेगा। ये इस टॉपिक के हिसाब से मेरे ख्याल से 85 वर्ड्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रोज और कॉन्स। ये बॉडी पार्ट कवर करेगा, हम जिसको बोलते हैं ना ऐसे की मेन बॉडी है जो। प्रोज ऑन कॉन्स को हम मेरा सजेशन है कि इस टाइप के टॉपिक्स में आप पॉइंट वाइज लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। पॉइंट वाइज लिखने का फ़ायदा एक ये चीज़ होगा इसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर यूज़ कर पाएंगे और हमारी स्पेस बचेगी, हम कंक्लूजन के लिए ज़्यादा समय निकाल सकेंगे। इसमें अब कॉस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रोज एंड कॉन्स में बात करेंगे तो सबसे पहले प्रोज की बात करें तो आ जाएगा कॉस्ट। एस्पिरेंट्स आप भी जानते होंगे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़ पर ईयर स्पेंड करता है इलेक्शन थॉरोली, सिक्योरली, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसको बोलते हैं हम, ये कंडक्ट कराने में। उसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट शामिल है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन और देख रेख में जो उनकी होता है वो शामिल है, और भी काफ़ी खर्चे होते हैं मिसलेनियस तरीके के। अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन ही एक बहुत बड़ा खर्च है, बहुत बड़ा पार्ट है एक हमारे टोटल खर्चे का। एक फिगर के लिए मैं आप लोगों को बता दूंगी, अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर ही 2023 में जो चुनाव हुए या 24 के जो लोकसभा के चुनाव हुए, इसके एक फाइनेंशियल ईयर में अगर हम काउंट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ रुपीज़, 4,500 to 5,000 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन स्पेंड बाई गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर एंड सिक्योर इलेक्शन इन आवर कंट्री। तो सबसे पहले तो है कि अगर ये बार बार रिकरिंग साइकिल चलते रहेंगे तो हमारे कॉस्ट बढ़ते रहेगी। हमको इस कॉस्ट को कम करना है तो वी शुड बी गो फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। सेकंड नंबर पे बात आ जाती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आप सब जानते होंगे कि इलेक्शन फेयर जब हम बात करते हैं तो फ्री एंड फेयर जो हम हमेशा सुनते आए हैं कि मनी पावर चलता है इलेक्शंस में, मसल पावर चलता है। तो ये मनी पावर और मसल पावर के इन्फ्लुएंस को देखिए ज़ीरो तो नहीं किया जा सकता। ओवरनाइट कोई बोलेगा कि नहीं ओवरनाइट हमने ज़ीरो कर दिया तो इट विल बी नियरली इम्पॉसिबल। पर हाँ, मिनिमाइज़ करने के लिए हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दें। वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस लगाएंगे तो हमारी ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनकी संख्या जो है ये तो एक डेफिनेट है, ये कहीं बाहर से तो आएंगे नहीं। आप पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, इवन आर्मी या बीएसएफ भी हम कहीं किसी जगह पे यूज़ करते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ रहते हैं, पर वो हमारे जो ओरिजिनल सिक्योरिटी अपरेटस है हमारे देश का, ये उससे ही ली जाती हैं। तो अब अगर हर साल या हर 6 महीने में कुछ इलेक्शन होता रहे, फॉर एग्जांपल अभी देखिए आप लोग देख रहे होंगे अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, तो हरियाणा तो चलिए उतना सेंसिटिव नहीं है, पर जम्मू कश्मीर में आपको हर बूथ में, हर मंडल में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी व्यवस्था देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पहले भी इस तरीके के आए हैं बूथ कैप्चरिंग के, और इस तरीके के जो मसले आते हैं उनको उनसे निपटने के लिए हमको ये सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। सो सेकेंड थिंग इज़ सिक्योरिटी। थर्ड प्रो, आई विल सजेस्ट यू टू राइट दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप सब जानते हैं, जो आचार संहिता लागू होती है। जब आचार संहिता लागू होती है तो पॉलिसी बेस्ड डिसीजन जनरली नहीं लिए जाते हैं। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने के लिए कोई कानूनन या कॉन्स्टिट्यूशनली कोई सज़ा नहीं है, पर एक ट्रेडिशन बना हुआ है और ये ट्रेडिशन को करीब करीब मैक्सिमम पार्टी फॉलो कर भी रही हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो लगा हुआ है ये कब लागू होता है, जब अधिसूचना जारी होती है, जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है के दिन से लेकर जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट जारी हो जाता है तब तक। तो दिस टाइम कैन रन इनटू मंथ्स ऑल टुगेदर। इफ़ यू लुक इनटू द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2024, आप देखिए ये प्रोसेस मार्च से चालू होकर मई के एंड तक करीब आई है। तो ये जो 1.5-2 महीने का टाइम है, इसमें आप सोचिए हम कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, कोई बड़ा निर्णय इस तरीके से नहीं ले सकते जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेशन को या किसी स्टेट के पॉलिसी को या पॉलिसी बनाने वालों को इफ़ेक्ट करे। तो अब अगर हम ये नहीं ले सकते, अब हमारे देश में आप देखिए 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अगर हम इसको साइकिल को देखेंगे तो हर साल या दूसरे साल में 4-5 स्टेट के इलेक्शन होते रहते हैं, क्योंकि 5 ईयर साइकिल में तो हर जगह इलेक्शन होने ही है। तो ये जब हम देखते हैं तब हमको ये समझ आता है कि हर समय, हर 2-3 महीने के गैप में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है, या तो वहाँ विधानसभा के चुनाव हैं या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं या समथिंग एंड सो ऑन।
तो इसके कारण हमारे जो पॉलिसी पैरालिसिस एक टर्म गढ़ी गई थी इसके लिए, जो पॉलिसी पैरालिसिस ये टर्म है, अगर ये होती है तो दैट इज़ वेरी 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 डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ एनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट मैं ये यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा, कुछ लोगों का कहना है कि अगर वन नेशन में वन इलेक्शन होगा तो वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। एस्पिरेंट आप देख रहे होंगे, आप लोग अगर ईगरली ये चीज़ को फॉलो करते हैं, हमारे देश में लेट 50s नंबर और मैक्सिमम अर्ली 60s टू लेट 70s, ये इससे ज़्यादा नंबर वोटर टर्नआउट नहीं हो पा रहा है। हम जिसको अपनी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल, मॉरल, एथिकल, हमारी क्या कहना चाहिए, हमारी डेमोक्रेटिक ड्यूटी है वोट डालना, तो लोग आज की डेट में भी आप देखिए, लोग पहले बोलते थे कि चलिए जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लिटरेसी रेट हमारे देश का 20-22% था, पर उसके बाद भी हमारा आज की डेट में लिटरेसी रेट अप्रॉक्सीमेटली 80% पहुंच गया है। अभी सेंसस 2020 जो हमारा नेक्स्ट लेटेस्ट हुआ है उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 74-75% है, पर ये चीज़ कन्फर्म है कि अब 80 से 85 या इसके ऊपर भी हो सकता है। उसके बाद भी जो हमारे, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे तब तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो 50 और 60% ही होते हैं, पर मैक्सिमम अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो वो 65-70 के बीच में आके रुक जाते हैं। तो इससे ये कई लोगों का कहना है कि अगर हम एक साथ ही पूरे स्टेट की इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट कराएं तो होगा क्या, व्हाट अ पर्सन विल गो, ही और शी विल कास्ट हिज वोट फॉर लोकसभा टू इलेक्ट हिज और हर MP, एंड अगले ही बूथ पे वो जाके अपना MLA इलेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं बहुत लोग बाहर रहते हैं, इवन विदेशों में भी रहते हैं, वो बार बार नहीं आ सकते। अगर मेरे स्टेट में सपोजिटली कि अगर छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ कब, नवंबर दिसंबर 2023, अगर मैं बाहर रहता हूँ कहीं, मुझे छुट्टी लेना पड़ेगा एटलीस्ट 2 डेज़ 3 डेज़ का, जिस दिन वोटिंग डे है। फिर लोग वापस आते हैं तो सोचते हैं फैमिली के साथ भी टाइम बिताएं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इनको काउंटर करने के लिए किया गया है कि भाई अगर हम एक वोटिंग डे कर देते हैं, कोई एक एरिया के लिए अगर एक ही वोटिंग डे होगा तो आदमी आएगा, अपना वोट कास्ट करेगा, एंड ही विल गो बैक टू हिज वर्क, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। अच्छा, तीसरी बात यहाँ पे आती है कि क्या कोई प्रेसिडेंट है और किसी डेमोक्रेसी में, कि आप अगर ये बोलते हैं कि तो हाँ है, नेपाल, स्वीडन, बेल्जियम, यहाँ ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे हम साइमल्टेनियसली इलेक्शन देख चुके हैं कई बार, और बहुत फ्री, फेयर और सिक्योर तरीके से यहाँ के इलेक्शंस हो रहे हैं। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हम प्रोज में डाल सकते हैं। अब मूविंग ऑन टू द कॉन्स पार्ट, कॉन्स पार्ट में हम सबसे पहले तो ये डाल सकते हैं, लोगों का कहना है, जो इसको अपोज कर रहे हैं उनका कहना है कि जो नेशनल इश्यूज़ हैं वो स्टेट इशू को ढक लेंगे। कई बार ये होता है, जैसे 2019 के इलेक्शन का एनालिसिस करने पे बहुत लोग ये मानते हैं कि जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक, अगर आप लोग सब लोगों को याद होगा, फरवरी-मार्च 2019 में, और मार्च-अप्रैल में वोटिंग चालू हो गई थी, तो उसको ये चीज़ देखा गई कि जो कुछ स्टेट अभी भी हैं हमारे जो डायरेक्ट वोट करते हैं लोकसभा इलेक्शन के साथ, लाइक आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और भी एक आध दो स्टेट है। पर प्रॉब्लम ये है कि लोगों का ऐसा मानना है, इसका कोई एम्पेरिकल या साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कोई एक स्टेट का पर्सन है। फॉर एग्जांपल उड़ीसा को ही ले लीजिए, उड़ीसा का जो असेंबली इलेक्शन हुआ है वो 2019 के लोकसभा इलेक्शन के साथ हुआ। लोगों ने लोकसभा में जाके एक डिफरेंट पार्टी को वोट दिया। अब आई विल नॉट टेक द पार्टीज नेम, आप सबको पता है इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, एंड इन विधानसभा दे विल इलेक्टेड अ डिफरेंट पार्टी। तो हमारे एक डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेरा ये मानना है, और बहुत सारे एनालिटिक्स का भी ये मानना है कि डेमोक्रेसी हमारी इतनी मैच्योर हो चुकी है ऑलरेडी कि हम जिसको डीहाइफिनेशन बोलते हैं, हमको पता है कि ये MP के लिए चुनाव हो रहा है, ये विधानसभा के लिए हो रहा है, ये इससे हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, इससे हम मुख्यमंत्री अपना इलेक्ट करेंगे। तो जो डीहाइफिनेशन की प्रोसेस है वो है हमारे यहाँ, लोगों को ये बोलना है। पर कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा वन नेशन वन इलेक्शन, तो जो नेशनल टॉपिक हैं या जो नेशनल मुद्दे हैं वो जो लोकल मुद्दे हैं उन पे हावी हो जाएंगे। तो हम कॉन्स में ये लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम कॉन्स में हमेशा ये लिख सकते हैं कि भाई जो कुछ भी कहिए, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस या डेमोक्रेटिक सेटअप है इंडिया का, जिसको हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स में से एक हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। अभी जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें भी अगर मैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जो हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ के बीच में भी ये चीज़ का एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये एक फ्रैक्चर्ड, एनोनिमस तरीके से एक ये हमारे डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेसी जो है उसके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट बन के आता है कि हम इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस हम सभी पार्टियां या सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर देश के हित के लिए ये बोल रहे हैं तो भी उस पर एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो कंसेंसस एक कॉन्स में आ सकता है। तीसरा एक जो पॉइंट इसमें आता है वो ये लिखते हैं लोग कि अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो हमारी जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये उससे ना होके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाते जाएगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जैसे आप अमेरिका में USA में देख सकते हैं कि वहाँ प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पार्टी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है रेदर देन देयर MPs और सीनेटर्स एंड वॉट एवर दे कॉल दैट। तो ये चीज़ हो सकता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ हम PM डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हम अपने अपने एरियाज़ के अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के MLA चुनते हैं, हम अपने जो हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनके हम MPs चुनते हैं, और वो MP किसी भी पार्टी के वो अपना एक लीडर चुनते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। सेम इज़ द केस विथ MLAs। हम MLA चुनते हैं, MLA अपने सदस्यों में से एक किसी नेता को चुन के मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेस हो जाएगा, तो ये कौन में जा सकते हैं। मैं एक चीज़ इसमें और ये कहना चाहूँगा, आप लोग देखेंगे इसमें जो कोई भी ऐसे होता है तो उसमें सिर्फ फैक्ट एंड फिगर या नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए उसको, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट तो है पर उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर आप सिर्फ फैक्ट लॉजिक अगर ये देखें तो बहुत प्लास्टिक सा लगता है। ऐसे जैसे आप मतलब आपके एग्जांपल के लिए लेंगे कि मैं आपको अगर बोलूँ कि इसमें आप एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज का एक टॉपिक है, आप क्लाइमेट चेंज में आपने लिखा कि हाँ IPCC की रिपोर्ट है, ये फलाने की रिपोर्ट है, ये है, तो एक बड़ा ना प्लास्टिक सा लगता है कि एक ऐसा आर्टिफिशियल सा ऐसे लगता है वो। उससे बचने का तरीका ये है कि मैं ये कहता हूँ कि 2-3 फैक्ट दीजिए, उसके बीच में 1 या 2 लाइन में, क्योंकि यहाँ तो हमारा कुल 750 वर्ड्स है ही, तो उससे बचने का तरीका ये है कि 750 वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने 2-3 फैक्ट्स दिए, उसके बीच में आपने अपना एक थॉट दे दिया, तो वो एक लाइवली एक बायोटिक सा कंपोनेंट लगता है, एक बाइंडिंग कंपोनेंट लगता है। तीसरे नंबर पे हम आए अब इसमें कि अब इस ऐसे के आगे करने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम कमिटीज़ का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। आपको पता होगा कि अभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी का पूरा उसने 18,000 पन्नों की एक रिकमेंडेशन सबमिट किया, तो वो सबमिट कैबिनेट से पास हो गई है और विंटर सेशन में हमारे पार्लियामेंट के ये पार्लियामेंट में टेबल की जाएगी। अब अगर टेबल की जाएगी, अब वो पास होगी नहीं होगी एट दिस जंक्चर ऑफ टाइम इन अक्टूबर 2024 हम इतना ही कह सकते हैं कि वो विंटर सेशन में आएगी। पर अगर आप इसमें अपना अब अगर कोई थॉट डालना चाहे तो मैं बोलता हूँ दिस इज़ द प्लेस वेयर यू शुड पुट योर थॉट्स इन। यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जो कमेटी का रिकमेंडेशन है, देखिए आप इस पर अगर कमेंट करेंगे कि कमेटी का रिकमेंडेशन सही है या गलत है, तो आपके पास एक बहुत वास्ट नॉलेज होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि वी शुड अवॉइड इट। किसी भी टाइप का टॉपिक हो, अगर कोई कमेटी का रिकमेंडेशन है, ये हाँ, अगर कमेटी का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने मान ली है तो आप उसके फेवर में कुछ लिख सकते हैं 1-2 लाइन, इट विल बी ओके। बट अभी तक देखिए ये पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई है। टेबल नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स आएंगे निकल के रिकमेंडेशन के ये हमको नहीं पता है। तो मैं ये कहूँगा कि स्किप दैट पार्ट, डोंट डू इट। आखिरी में हम कंक्लूजन ये लिख सकते हैं कि जब तक हमारी विंटर सेशन में पार्लियामेंट में टेबल नहीं हो जाती तब तक ये हमको देखना पड़ेगा और स्टेक होल्डर्स को, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हमको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगी कि एक हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मैच्योर होने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव भी हो, फ्री फेयर एंड सिक्योर इलेक्शन होते रहें। अगर इसको ध्यान में रखते हुए कोई बात अगर ऐसी की जा रही है जिससे अल्टीमेटली देश का, डेमोक्रेसी का और जितने स्टेक होल्डर हैं, ये स्टेक होल्डर कौन से हैं डेमोक्रेसी के, द गवर्नमेंट, पीपल जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो लोग चुनते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से द सुप्रीम सोवरेन आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल, हम भारत के लोग जिसको हम कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, NGOs भी इसमें आएंगे, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स भी आएंगे, पर ये मेरे हिसाब से ये माइनर स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स ये 3 हैं। अगर ये तीनों एक पेज पे आ रहे हैं कोई नेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक के लिए तो इट शुड बी वेलकम बाय ऑल। तो ये अब हमारा हुआ ऐसे। इसमें मैं एक पोस्ट स्क्रिप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए वर्ड लिमिट की जब हम बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट का कितना रहना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। कंक्लूजन ये ऐसा एक टॉपिक है कि इसमें हम कंक्लूजन
अप्रॉक्सीमेटली 100 to 125 वर्ड्स दे सकते हैं। तो आप अगर 75 वर्ड का इंट्रोडक्शन ले लिए हैं, 125 वर्ड्स का ये ले लिए हैं, कंक्लूजन लिख चुके हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 200 वर्ड्स हो गया ये। अब 750 माइनस 200 550, तो आप जो बॉडी पार्ट है उसको करीब 550 600 500 से 600 वर्ड्स के बीच में रख सकते हैं। तो दिस कवर्स द टॉपिक ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसमें एक चीज़ और आती है जो काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि सिलेक्शन कैसे करें टॉपिक का, कॉपी का। ये जो मैंने आपको बताया वर्ड लिमिट का, ये वो हो गया। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, हमारे पास कोई एक टॉपिक तो रहेगा नहीं, हमेशा टॉपिक आते हैं चार में से किसी दो में लिखना रहता है। आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल एक्सपीरियंस दैट कुछ लोग ना ये मिथ में रहते हैं। ये मिथ मैं बताऊंगा आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये मिथ ही है बेसिकली कि ज़्यादा लोग लिख रहे हैं तो उसको हम ना लिखें, या जो कोई कठिन टॉपिक है हम उसको लिखें तो उससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि कम लोग लिखेंगे, सो देयर विल बी लेस कंपटीशन एंड वी विल गेट गुड मार्क्स। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए अप्रॉक्सीमेटली मेंस कितने लोग देते हैं हर साल। अप्रॉक्स अगर हम नंबर लेंगे तो अब 2000 से तो ज़्यादा ही देते हैं, 2000 2500 2800 हर साल अलग अलग है, पर ये इसी रेंज में रहता है। जब आप खुद सोचिए कि अब 2000 से ज़्यादा लोग दे रहे हैं और हर एस्पिरेंट जो है, हर कैंडिडेट है जो मेंस दे रहा है वो 2-2 टॉपिक लिख रहा है, तो कम से कम जो कठिन से कठिन टॉपिक भी होगा उसके लिए भी कम से कम 100 से 150 या 200 इसके नंबर से तो ऊपर ही जाएगा जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। अब अगर कोई 200 स्टूडेंट लिख रहे हैं तो कंपटीशन की अगर जहाँ तक बात थी कि कम लोग लिख रहे हैं इसलिए आप ये लिखो, तो वो तो यहाँ पे गलत साबित हो रही है। अगर 200 लोग ऑलरेडी लिख रहे हैं कोई टॉपिक, तो आपको एक ऐसा एवरेज ऐसे क्यों लिखना चाहते हैं जो 200 लोग और लिख रहे हैं? उससे बेहतर ये है कि आप ऐसा टॉपिक लिखिए जिसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। यू शुड बी राइटिंग अ वेरी वेरी गुड ऐसे। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको 1000 लोग और लिख रहे हैं, पर ये उससे मैं बोल रहा हूँ ये कंडीशन उससे फिर भी बेटर है। किस कंडीशन से? कि जिसमें आप एक एवरेज या जस्ट अबव एवरेज टॉपिक लिख रहे हैं और उसको भी 200 या 250 लोग लिख रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर बने रहिए। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर रहिए। आप देखिए कि आपके पास डायनामिक, बेस्ट, करंट, लेटेस्ट, अप टू डेट नॉलेज किस टॉपिक का है, और जिस टॉपिक का है आप उस पर ही लिखिए। कोई मैटर नहीं करता ये बात। कई लोग बाद में निकल के डिस्कस भी करते हैं कि अरे ये तो बड़ा सरल टॉपिक था, एनवायरनमेंट के ऊपर है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, टूरिज्म के ऊपर है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, तो ये टॉपिक तो काफ़ी लोग लिखेंगे। लिखने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको उस टॉपिक के बहुत थॉरो नॉलेज है आप उसको ही लिखिए। ये चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का हमने कॉपी भी चेक की है, जो पीएससी के थ्रू कॉपी चेक होती हैं, जो ओरिजिनल एग्ज़ाम में होता है और भी स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम, उनसे भी ये समझ आया है कि आप वो टॉपिक लिखेंगे तो ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। एक्चुअली लुक, ऐसे इज़ नॉट अ टॉपिक टू चेक योर नॉलेज। आपका जो नॉलेज है हिस्ट्री का, फिज़िक्स का, ज्योग्राफी का, फिलॉसफी का, पॉलिटी का, XYZ कोई भी सब्जेक्ट का, वो आपके लिए अलग पेपर्स हैं उनके लिए। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, ऐसे का सोल पर्पज़ ये नहीं है कि आपका नॉलेज चेक करें। ऐसे का सोल पर्पज़ ये है कि आप ड्राफ्ट कितना अच्छा कर सकते हैं, आप अपने थॉटफुल क्रोनोलॉजिकल थॉट्स को, एक जो पूरा सिस्टम है उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। एक हिंदी में जिसको हम कहते हैं ना क्रमानुसार, आप कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, ये वो चीज़ चेक ज़्यादा करता है। आप कुछ लोग कहेंगे सर कि जैसे वन नेशन वन इलेक्शन वाला टॉपिक है तो इसमें हम कोई पॉइंट छूट जाएगा। लेट इट बी। देखिए वैसे भी 750 वर्ड के ऐसे में आप सब चीज़ नहीं लिख सकते, और 750 वर्ड्स की बात नहीं यहाँ पे। फॉर दैट मैटर इवन अगर मैं 5000 वर्ड्स का ऐसे भी लिखने बोल दूँ तो भी कोई बहुत कम ऐसे होंगे कि जिसमें सब चीज़ आ गई है। तो मेरा ये कहना है इसमें कि आप सिर्फ नॉलेज पे, ऐसा नहीं है कि अब आप जो कंटेंट है उसको ही छोड़ दें, ये मतलब भी नहीं है। कंटेंट रखिए पर उस लिमिट तक ही रखिए जब तक वो आपके थॉट प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। मेरा ये बोलना है कि देखिए थॉट लाइन ये रहना चाहिए कि हमारा थॉट प्रोसेस है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना एग्जांपल कि अगर क्लाइमेट चेंज है, अगर मैं फेवर में लिख रहा हूँ इसके कि यस क्लाइमेट चेंज इज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय मैनी एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड। सेकेंड पॉइंट में लिखूंगा, जैसे लिखा कि मैंने रेनफॉल में अगर मैंने लिखा कि रेनफॉल इन ट्रॉपिकल एरियाज हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 3 इंचेस पर ईयर ऑफ देयर लॉन्ग टर्म एवरेज। अब जब आपने ये लिखा तो आपने डेटा यूज़ किया 3 इंचेस पर ईयर।
तो 3 इंचेस पर ईयर ये सपोर्ट कर रहा है आपको, ये आपका थॉट प्रोसेस नहीं है। आपका थॉट प्रोसेस है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, उसके कारण रेन इंक्रीज हुई। ये जो 3 इंचेस पर ईयर है ये आपका सपोर्टिंग एविडेंस है, एक सपोर्टिंग फैक्ट एंड फिगर है। इस तरीके से हम सब यूज़ करेंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लास में हम अलग अलग टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे, जिसमें हमारे एनवायरनमेंट के भी इश्यूज़ रहेंगे, हमारे क्लाइमेट चेंज के रहेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के रहेंगे, या किसी प्रकार के एम्पावरमेंट के रहेंगे, या और भी जो सोशल टॉपिक्स रहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वाले टॉपिक हो गए, और भी दूसरे तरीके के हैं। तो जब हम वो डिस्कस करेंगे तब हम करते जाएंगे। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। बेसिक आपका जो थॉट प्रोसेस है वो रहेगा, डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर ये बदलते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर टॉपिक। ठीक है। आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये इस ट्रैप पे मत फंसिए कि मोर पॉपुलर है, लेस पॉपुलर है, तो मेरे को मोर पॉपुलर वाला अवॉइड करना चाहिए या लेस पॉपुलर वाला ही लिखना चाहिए। इस ट्रैप पे बिल्कुल मत जाइए। ये वाकई में एक ट्रैप है। लोगों को लगता था, कई लोगों को अलग लगता होगा, वो डिस्कस करेंगे तो उनको भी ये चीज़ समझ आएगी। ये मत सोचिए कि कितने ज़्यादा लोग लिख रहे हैं तो मैं इसको लिखूँगा तो कोई कंपटीशन बढ़ जाएगा तो मेरा कम हो जाएगा नंबर। वी शुडंट बी वरिंग अबाउट दैट, एंड वी शुड बी गिविंग अवर बेस्ट शॉट एंड गो फॉर द topic which we are very comfortable, have very thorough and good knowledge about it. So this much for this session. We will look into the next. Thank you.